न्यूज, सच जरूरी है। जज को सजा देने से पहले सोचना था। मानहानि केस दाखिल होने के 4 साल बाद राहुल गांधी को मिला नया तर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर सूरत से सामने आ रही है। मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने और लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में एक नया तर्क मिला है। केस दाखिल होने के 4 साल बाद राहुल ने कहा है कि मेरे खिलाफ मानहानि केस दाखिल करने का हक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही है, हर कोई केस दाखिल नहीं कर सकता। राहुल ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि फैसला देने वाले जज को भी सोचना चाहिए था कि जो वो करने जा रहे हैं उससे मेरी लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद वे लोकसभा में अयोग्य घोषित हो गए थे। ये केस 2019 में दाखिल किया गया था। उनके खिलाफ भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि कोलार में एक जनसभा के दौरान राहुल ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी चोरों के नाम एक साथ मोदी क्यों लगा है। इस पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी के बयान से पूरे मोदी समाज को आघात पहुंचा है, जिसके बाद सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को अपने फैसले में दोषी मान सजा सुना दी है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा, कीर्ति पनावाला और तरन्नुम चीमा ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। उनका कहना था कि राहुल गांधी के बयान पर पूर्णेश मोदी को केस दाखिल करने का अधिकार ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ही IPC के सेक्शन 499 के तहत ऐसा कर सकते थे। राहुल गांधी का कहना था कि जज हरिदेश वर्मा को सजा सुनाने से पहले सोचना था कि ये उनका फैसला किस प्रकार का प्रभाव डालने जा रहा है। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाने से मेरी लोकसभा सदस्य चली जाएगी। जज को इस बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि ये केस 4 सालों से चल रहा है और राहुल गांधी आज जो तर्क दे रहे हैं वो कोर्ट में पहले भी दे सकते थे। वो कोर्ट में कह सकते थे कि पूर्णेश मोदी को उनके खिलाफ याचिका दाखिल करने का हक ही नहीं है, तो हो सकता है कोर्ट उसका जवाब देती या उस हिसाब से सुनवाई करती या केस वही खत्म हो जाता और अदालत का समय भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन उस समय राहुल या उनके वकीलों ने कोर्ट में इस तरह की कोई दलीलें नहीं दी। अब केस के 4 साल होने के और सजा मिलने तथा लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ये दलील दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले पर क्या बोलती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनुमति के बाद ही निकला जुलूस, फिर भी हिंसा क्यों नहीं रोक पाई पुलिस। HC ने ममता सरकार से मांगा जवाब। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सोमवार यानी 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा में रामनवमी की रैली के दौरान पथराव के बाद हिंसा और आगजनी जैसी घटनाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी। अदालत ने हिंसक घटनाओं को लेकर बंगाल पुलिस को भी जमकर लताड़ लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस क्यों हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सकी, जबकि उसकी इजाजत पर ही जुलूस निकला था। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में 5 अप्रैल तक राज्य सरकार से सभी CCTV फुटेज और वीडियो जमा करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंगाल में हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका दाखिल की थी। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पुलिस को CCTV फुटेज जमा करने के लिए कहा है। वही एडवोकेट जनरल SN मुखर्जी राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस TS शिवगणम ने मुखर्जी से पूछा कि पुलिस से ऐसी घटनाएं की पूर्व सूचना देने में नाकाम क्यों रही, जबकि पहले भी इस प्रकार के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। पुलिस का रवैया इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या उन क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है?
इस पर मुखर्जी ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस की इजाजत दी थी, शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार यानी 31 मार्च को ट्वीट करते हुए कहा था, मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में हावड़ा और नॉर्थ दिनाजपुर के डालखोला में रामनवमी के जुलूसों पर हिंसा और हमले की वारदातों के संबंध में एक जनहित याचिका PIL दाखिल की है। मैंने अदालत से हालात पर काबू पाने और निर्दोष लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और हिंसा के मामले में NIA की जांच की मांग की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस फाइल्स के तीसरे एपिसोड में कोयला घोटाले की कहानी, क्या खुद को निर्दोष साबित करने में कोर्ट जाएगी कांग्रेस? केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी लगातार वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस शासन में हुए घोटाले और भ्रष्टाचारों को उजागर करने का दावा कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स का तीसरा एपिसोड जारी कर दिया है। इस वीडियो को भाजपा ने कोयले की दलाली में काले हुए हाथ की कहानी शीर्षक से अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में कहा गया है कि वर्ष 2012 में कांग्रेस का हाथ ही काला नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस सरकार ही काली पुत गई थी। इस वीडियो में गांधी परिवार के साथ ही तत्कालीन PM मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा गया है। इस वीडियो में नैरेटर कहता है कि 2004 से 2009 के बीच नीलामी के प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए गए थे। CAG ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। इस घोटाले से देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, इसके साथ ही उसकी छवि भी धूमिल हुई थी। इस वीडियो में कहा गया था कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 से लेकर 2009 तक खुद PM मनमोहन सिंह ही कोयला मंत्री थे। वीडियो में बताया गया है कि CAG की अंतिम रिपोर्ट में ये घोटाला 1,86,000 करोड़ का बताया गया था। वहीं इस वीडियो के आखिर में कहा गया था कि कांग्रेस मतलब करप्शन। के अगले एपिसोड में देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित घोटाले की रिपोर्ट। कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड। बता दें कि सोमवार को जारी कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड में एक पेंटिंग के नाम पर कथित रंगदारी और पद्म भूषण के वादे के बारे में बताया गया था। इस वीडियो की शुरुआत कांग्रेस का मतलब करप्शन से होती है। इसमें नैरेटर ने कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार उल्लेख किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा ने एस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर के प्रवर्तन निदेशालय ED के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ में MF हुसैन पेंटिंग खरीदने के लिए विवश किया गया था और उन्हें कपूर को इसके बदले में पद्म भूषण सम्मान देने का वादा किया गया था। बता दें कि मार्च 2020 से राणा कपूर से मुंबई की जेल में कैद है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।